बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भीखू। भीखू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और देर शाम लकड़ियां काटकर गांव के बाजार में बेचता। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे चिंटू और पायल उसी की कमाई पर निर्भर थे। गरीबी जरूर थी, लेकिन भीखू के घर में प्यार और सच्चाई की कभी कमी नहीं थी। गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था सेठ धनराज। पूरे इलाके के लकड़हारे उसी के लिए काम करते थे। धनराज बाहर से मीठा बोलता था, लेकिन अंदर से बेहद लालची और चालाक आदमी था। वो गरीब मजदूरों से दिन रात काम करवाता, मगर बदले में बहुत कम पैसे देता। एक सुबह, सुनते हो जी, स्कूल से फिर फीस का नोटिस आया है। अगर कल तक पैसे जमा नहीं हुए तो बच्चों का नाम काट देंगे। भीखू ने थकी हुई आंखों से बच्चों की ओर देखा। चिंटू फटी हुई किताबें सिल रहा था और पायल टूटी पेंसिल से लिखने की कोशिश कर रही थी। भीखू का दिल अंदर से टूट गया। आज मैं सेठ धनराज से मजदूरी बढ़ाने की बात करूंगा। गौरी ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। सेठ धनराज और दया, ये तो सूरज के पश्चिम से निकलने जैसा है। भीखू बिना कुछ बोले कुल्हाड़ी उठाकर निकल पड़ा। जंगल में बाकी लकड़हारे भी परेशान बैठे थे। एक मजदूर बोला, भाई, इस बार भी सेठ कोई न कोई बहाना बनाएगा। दूसरा बोला, पिछली बार तो उसने कहा कि लकड़ी गीली थी, इसलिए पैसे काट लिए। तीसरा गुस्से से बोला, हमारी मेहनत से उसका महल बन रहा है और हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। भीखू चुपचाप सब सुनता रहा। उसे हमेशा लगता था कि मेहनत करने वालों के साथ भगवान कभी अन्याय नहीं करते, लेकिन आज उसका विश्वास भी डगमगाने लगा था। शाम को सभी मजदूर मजदूरी लेने पहुंचे। सेठ धनराज अपने बड़े से कमरे में आराम से पान चबा रहा था। भीखू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हमारी मजदूरी। धनराज ने नकली दुख दिखाते हुए कहा, अरे अभी बाजार मंदा चल रहा है, लकड़ियों के दाम गिर गए हैं, इस बार आधी मजदूरी मिलेगी। भीखू बोला, लेकिन सेठ जी, हमने तो पूरा काम किया है। धनराज गुस्से में चिल्लाया, ज्यादा जुबान मत चलाओ, काम करना है तो करो, वरना गांव में और भी मजदूर घूम रहे हैं। बेचारे मजदूर मजबूरी में कम पैसे लेकर लौट गए। उस रात भीखू ने खाना तक नहीं खाया। अगले दिन काम की तलाश में भटकते भटकते भीखू जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कोई नहीं जाता था। अचानक पीछे से जंगली सांडों का झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा। भीखू डरकर भागा। बचाओ! भागते भागते उसे पहाड़ के बीच एक पुरानी गुफा दिखाई दी। वह तुरंत अंदर छिप गया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, तब उसकी नजर गुफा के कोने में रखे एक पुराने चमकदार टोकरा पर पड़ी। टोकरा अजीब नीली रोशनी छोड़ रहा था। भीखू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी पूरी गुफा में भारी आवाज गूंजी, रुको! भीखू डरकर पीछे हट गया। अचानक धुएं के बीच एक सफेद दाढ़ी वाला रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ। वो बोला, डरो मत, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। भीखू कांपती आवाज में बोला, मैं तो बस अपनी जान बचाने यहाँ आया था। रक्षक मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए गुफा ने तुम्हें स्वीकार किया। उसने टोकरा की ओर इशारा किया। भीखू, ये साधारण टोकरा नहीं, ये इच्छा टोकरा है। भीखू हैरान रह गया। तभी रक्षक बोला, इसमें जो वस्तु पहली बार रखी जाएगी, वही वस्तु बढ़ती चली जाएगी। भीखू की आंखें चमक उठी। भीखू की नजर बार बार उस चमकते हुए टोकरा पर जा रही थी। रहस्यमयी रक्षक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और गंभीर आवाज में कहा, अगर लालच तुम्हारे दिल में आया तो यही टोकरा तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। भीखू ने डरते हुए पूछा, महाराज, मैं इसका क्या करूं? रक्षक मुस्कुराया। जिस चीज की तुम्हें सच में जरूरत हो, बस वही इसमें डालना। इतना कहकर वो रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे धुएं में गायब हो गया। भीखू कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में ये टोकरा जादुई है? वो टोकरा उठाकर तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा।
गौरी, देखो मैं क्या लाया हूँ। भीखू हांफते हुए घर में घुसा। गौरी चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटियां बना रही थी। क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? भीखू ने पूरी कहानी गौरी को सुनाई। पहले तो गौरी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने टोकरा से हल्की नीली रोशनी निकलते देखी तो वो भी डर गई। सुनो जी, कहीं ये कोई माया जाल तो नहीं? भीखू बोला। मुझे नहीं लगता। उस रक्षक ने कहा था कि ये अच्छे लोगों की मदद करता है। कुछ देर दोनों सोचते रहे। तभी भीखू को अचानक कुछ याद आया। अरे, पिछले साल जंगल में मुझे चंदन की एक छोटी लकड़ी मिली थी ना, वो कहाँ है? गौरी तुरंत अंदर गई और कपड़े में लिपटी छोटी चंदन की लकड़ी लेकर आई। भीखू ने कांपते हाथों से लकड़ी टोकरा में रख दी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक टोकरा चमकने लगा। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। गौरी डरकर पीछे हट गई और अगले ही पल टोकरा चंदन की लकड़ियों से भर गया। हे भगवान! गौरी की आंखें फटी रह गईं। भीखू खुशी से रो पड़ा। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। अगले दिन सुबह सुबह भीखू बाजार पहुंचा। जब व्यापारियों ने असली चंदन की लकड़ियां देखी तो सभी उसके पास दौड़े चले आए। भाई, ये लकड़ियां कहाँ से लाए? क्या दाम है? मुझे बेचो। भीखू ने सभी को कम दाम में लकड़ियां बेच दी। शाम तक उसके पास इतने पैसे आ गए जितने उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। घर लौटते वक्त उसने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, गौरी के लिए नई साड़ी और स्कूल की फीस भी भर दी। उस रात कई महीनों बाद उनके घर में खुशी आई। छोटी पायल खुशी से बोली, बाबा, अब हमें स्कूल से नहीं निकालेंगे ना? भीखू ने बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं बिटिया, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। उधर गांव में अचानक खबर फैलने लगी। सुना तुमने? भीखू रातों रात अमीर हो गया। वो अब चंदन की लकड़ियां बेच रहा है। कहते हैं जंगल में उसे कोई खजाना मिला है। जब ये बातें सेठ धनराज के कानों तक पहुंची तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। असंभव! एक गरीब लकड़हारा मुझसे ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है? उसने तुरंत अपने नौकर कालिया को बुलाया। जाओ, पता लगाओ आखिर मामला क्या है। अगले दिन भीखू फिर जंगल नहीं गया, बल्कि वो सीधा उन मजदूरों के पास पहुंचा जो सेठ धनराज के यहाँ काम करते थे। हरिया दुखी बैठा था। क्या हुआ भाई? हरिया की आंखें भर आईं। बिटिया बीमार है, दवाई के पैसे नहीं हैं। भीखू कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर हरिया के हाथ में रख दिए। लेकिन इतने पैसे? भीखू मुस्कुराया और बोला, आज भगवान ने मेरी सुनी है। अब मैं चाहता हूँ किसी गरीब का घर खाली न रहे। धीरे धीरे बाकी मजदूर भी उसके साथ जुड़ने लगे। भीखू ने सबको अपने नए काम में शामिल कर लिया। अब गांव के गरीब मजदूर मिलकर चंदन की लकड़ियों का व्यापार करने लगे। पहली बार मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिल रहा था। पूरा गांव बदलने लगा। सेठ धनराज अपने महल की खिड़की से सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। ये गरीब लोग अब मुझे चुनौती देंगे। जरूर भीखू के पास कोई राज है। तभी कालिया वापस आया। क्या पता चला? कालिया धीरे से बोला, मालिक, मैंने सब पता कर लिया। भीखू के घर में एक जादुई टोकरा है। जादुई टोकरा? धनराज की आंखें चमक उठी। अब उसके मन में लालच जन्म ले चुका था। उस रात पूरा गांव सो रहा था। भीखू का परिवार भी गहरी नींद में था। तभी घर के बाहर कुछ परछाइयां दिखाई दीं। कालिया और उसके आदमी धीरे धीरे अंदर घुसे। उन्होंने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी और फिर उन्हें वह चमकता हुआ टोकरा मिल गया। कालिया फुसफुसाया, मालिक सही कह रहे थे, यही है वो जादुई टोकरा। उन्होंने टोकरा उठाया और भाग गए। कुछ देर बाद अचानक टोकरा तेज चमकने लगा। कालिया डर गया। ये क्या हो रहा है? तभी टोकरा से भयानक आवाज गूंजी।
लालची इंसानों, तुमने गलत चीज चुराई है। कालिया डरकर कांपने लगा। अचानक टोकरा इतना भारी हो गया कि कोई उसे उठा ही नहीं पाया और अगले ही पल टोकरा से हजारों जहरीले बिच्छू निकलने लगे। बचाओ! कालिया और उसके आदमी चीखते हुए भागने लगे। पूरा जंगल उनकी चीखों से गूंज उठा। सुबह गांव वालों ने देखा कालिया और उसके आदमी बुरी हालत में पड़े थे। सेठ धनराज गुस्से से पागल हो गया। निकम्मो, एक टोकरा तक नहीं ला सके। उधर भीखू समझ चुका था कि किसी ने टोकरा चुराने की कोशिश की है। उसने तुरंत टोकरा उठाया और जंगल की उसी गुफा में पहुंच गया। महाराज, मुझे डर लग रहा है। लोग इस टोकरा के पीछे पड़ गए हैं। धीरे धीरे वही रहस्यमयी रक्षक प्रकट हुआ। मैं जानता था ऐसा होगा। याद रखो भीखू, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं, लालच है। भीखू बोला। मैं इस टोकरा का क्या करूं? रक्षक मुस्कुराया। अब समय आ गया है कि तुम खुद फैसला करो। क्या तुम इस शक्ति के मालिक बनोगे या इसके गुलाम? भीखू गहरी सोच में पड़ गया। गुफा के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। भीखू बार बार उस जादुई टोकरा को देख रहा था। रक्षक की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। शक्ति इंसान को महान भी बना सकती है और लालची भी। कुछ देर बाद भीखू ने धीरे से कहा, महाराज, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भूखा ना सोए। रक्षक मुस्कुराया। यही वजह है कि ये टोकरा तुम्हें मिला है। फिर उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सेठ धनराज अब किसी भी हद तक जा सकता है। भीखू थोड़ा डर गया। तो मैं क्या करूं? रक्षक बोला। टोकरा की रक्षा करना और सबसे जरूरी, अपने दिल को लालच से बचाकर रखना। इतना कहकर वो फिर धुएं में गायब हो गया। भीखू और उसके साथियों का व्यापार बढ़ने लगा। अब गांव के गरीब मजदूरों को पूरा मेहनताना मिलने लगा था। हरिया की बीमार बेटी का इलाज हो गया। कई गरीब बच्चों ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। गांव की टूटी सड़कें भी ठीक होने लगी। लोग कहने लगे, भीखू तो भगवान का भेजा हुआ इंसान है। लेकिन जहां अच्छाई बढ़ती है वहां बुराई भी जाग जाती है। सेठ धनराज अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह चीखा, एक गरीब लकड़हारा पूरे गांव का हीरो बन गया। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। तभी उसका खास आदमी कालिया बोला, मालिक, अगर हम सीधे टोकरा नहीं छीन सकते तो क्यों ना भीखू को ही खत्म कर दें। धनराज कुछ पल चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वाह कालिया, आज पहली बार तूने काम की बात की है। अगले दिन भीखू हमेशा की तरह जंगल गया हुआ था। उसे क्या पता था कि कुछ लोग पहले से वहां छिपे बैठे हैं। कालिया और उसके आदमी पेड़ों के पीछे छिपकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भीखू उस रास्ते से गुजरे, ऊपर से बड़ा पत्थर गिरा देना। कुछ देर बाद भीखू गुनगुनाते हुए वहां पहुंचा। उसी समय एक विशाल पत्थर तेजी से उसकी ओर गिरा। अरे! भीखू डरकर पीछे कूदा। पत्थर उसके बिल्कुल पास गिरा। अगर एक पल भी देर होती तो उसकी जान चली जाती। भीखू समझ गया। कोई मुझे मारना चाहता है। शाम को जब भीखू घर पहुंचा तो वो बहुत परेशान था। उसकी छोटी बेटी पायल दौड़कर आई। बाबा, देखो, मैंने आपके लिए चित्र बनाया है। भीखू ने देखा, चित्र में पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था और ऊपर लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे बाबा। भीखू की आंखें भर आईं। उसने बेटी को सीने से लगा लिया। उस रात वो सो नहीं पाया। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। उधर सेठ धनराज अब और ज्यादा पागल हो चुका था। उसने पूरे गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। भीखू जादू टोना करता है। उसके टोकरा में शैतानी शक्तियां हैं। अगर वो गांव में रहा तो सब बर्बाद हो जाएंगे। धीरे धीरे कुछ लोग डरने लगे। गांव के मुखिया ने पंचायत बुला ली। पूरा गांव इकट्ठा था। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, भीखू,
गांव वालों का कहना है कि तुम्हारे पास कोई खतरनाक जादू है। भीखू शांत खड़ा रहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसने धीरे से कहा। तभी धनराज बीच में बोला। अगर वो निर्दोष है तो अपना टोकरा सबको दिखाने में डर क्यों रहा है? गांव वाले भी चिल्लाने लगे। हाँ, टोकरा दिखाओ। भीखू समझ गया कि ये सब धनराज की चाल है। लेकिन तभी हरिया आगे आया। मुखिया जी, अगर आज हमारे बच्चे भूखे नहीं सोते तो सिर्फ भीखू की वजह से। एक एक करके बाकी मजदूर भी आगे आने लगे। भीखू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने हमारी मदद की है। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगा। धनराज गुस्से से दांत पीसने लगा। तभी अचानक कालिया का छोटा बेटा रोते हुए वहां पहुंचा। मुखिया जी, मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। सब लोग हैरान रह गए। क्या हुआ? वो रोते हुए बोला। सेठ धनराज और मेरे बाबूजी ने भीखू चाचा को मारने की योजना बनाई थी। पूरा गांव सन्न रह गया। धनराज का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ, ये सब झूठ है। लेकिन तभी कालिया खुद घायल हालत में वहां आ गया। वो डर चुका था। वो रोते हुए बोला। मुझे माफ कर दो, ये सब सेठ धनराज का प्लान था। पूरा गांव गुस्से से भर उठा। मुखिया ने तुरंत फैसला सुनाया। धोखेबाज, लालची, गरीबों का खून चूसता था। आज से धनराज को गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात धनराज चोरी छिपे भीखू के घर पहुंचा। उसकी आंखों में पागलपन था। अगर टोकरा मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। वो टोकरा उठाकर भागने लगा। लेकिन तभी टोकरा अचानक चमकने लगा। पूरे आसमान में बिजली चमक उठी और उसी समय वही रहस्यमयी रक्षक प्रकट हुआ। तुमने चेतावनी के बावजूद लालच चुना। धनराज डर कर कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। रक्षक गरजा। जिस इंसान को दूसरों के दर्द से फर्क नहीं पड़ता, उसे शक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं। और अगले ही पल धनराज की सारी दौलत राख में बदल गई। उसका महल टूटने लगा। उसके नौकर भाग गए। कुछ ही मिनटों में वह सड़क पर आ गया, एकदम अकेला। अगली सुबह भीखू फिर गुफा में पहुंचा। उसने टोकरा रक्षक को वापस देते हुए कहा। महाराज, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैंने समझ लिया है, असली जादू टोकरा में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में होता है। तुमने परीक्षा पास कर ली भीखू। रक्षक की आंखों में खुशी चमक उठी। धीरे धीरे टोकरा हवा में गायब हो गया। लेकिन उस दिन के बाद भीखू ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेहनत से इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया कि पूरा गांव खुशहाल हो गया।